So every year before the exam, we take up a thorough practice of all the expected PYQs from a single section to judge ourselves कि ये section हमारा कितना अच्छा prepare है and to also brush up all the concepts जो हमने इस particular section से पढ़े हुए हैं। आज के वीडियो में हम लोग cultural studies के सभी important questions and उसके explanations को देखने वाले हैं जो आपको ज़रूर से अपने एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है जिससे हर साल एक ही जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़रूर से अपने आप को जज करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे। इफ़ एट ऑल यू आर समवन हु इज़ वांटिंग टू स्टडी कल्चरल स्टडीज़ इन डिटेल, तो आप मेरे इस कोर्स को भी ज़रूर से चेकआउट करिए, जहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड में टाइप्स ऑफ कल्चर्स एंड टाइप्स ऑफ थ्योरिस्ट एंड उनके क्रिटिकल टर्म्स को पढ़ा के रखा है। आइए अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हाउ वेल वी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। December 2023 में you have been asked this question which says which of the following is not true? Please dear students, when you are sitting in your exam center, तो इस वाले वर्ड को आप लोग अपने दिमाग में हाईलाइट कर लिया करिए, बिकॉज कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस वर्ड की वजह से आपके पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है एंड स्टूडेंट्स एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स अबाउट रेमंड विलियम्स व्यूज ऑन कल्चर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें हटाना है। कल्चर इज ऑर्डिनरी, कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ, ये मानना था हमारे रेमंड विलियम्स का, जो कि जब कल्चरल स्टडीज़ में कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि कल्चर को, ये जो आप लोग ने बना के रखा है, दैट इट शुड बी एसोसिएटेड विद द एलीट कल्चर या ओनली विद द एलीट पीपल, देयर वे ऑफ लिविंग, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कल्चर बिलोंग्स टू एवरीडे लाइफ, इट इज़ अ लिव्ड एक्सपीरियंस। कल्चर ऑर्डिनरी है, हर इंसान के उठने बैठने खाने पीने एंड चीज़ों को पसंद करने के तरीके को ही हम लोग कल्चर कहते हैं। एंड इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट कल्चर भी बताए हैं, डोमिनेंट कल्चर, रेसिडुअल कल्चर एंड इमर्जेंट कल्चर। आई हैव टॉट यू ऑल दिस, आई होप यू नो। द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेमंड विलियम्स इज वन सच पर्सन इन कल्चरल स्टडीज जो मासेस एंड वर्किंग क्लास सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर को देखते हैं एंड नॉट फ्रॉम द एलिटिस्ट एंड हाई कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। दिसंबर 2023 में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है एंड जितने भी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करते हैं कि आपने एक सेक्शन को कितना अच्छा पढ़ा है। तो आइए हम लोग देखते हैं एंड जज करते हैं। असर्शन कहता है कि कल्चर इज वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा भाई, रीजन, this is mainly because several different though related meanings have emerged at particular moments throughout its long history। अब देखो कहीं पे भी इस बात को किस राइटर ने बोला है, कौन से क्रिटिक ने बोला है, वो नहीं दिया है, लेकिन अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ को अच्छे से समझा है तो यू मस्ट बी गेटिंग अ हिंट कि ये वाला जो आइडिया है ना हमारे रेमंड विलियम्स के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिकॉज रेमंड विलियम्स वो पर्सन थे जिन्होंने कल्चर को बहुत डीपली एंड एक्सटेंसिवली स्टडी किया है एंड कल्चर की पूरी जो हिस्ट्री रही है कि कैसे हमारी सोसाइटी में कल्चर या उसका मीनिंग इवॉल्व किया है, उसको इन्होंने स्टडी किया है अपने कई सारे वर्क में। तो मैं आपको एक इसका अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर मैं आपको ये वर्ड लिख कर देती हूँ, फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, आज से 100 साल पहले इस शब्द के कुछ और मायने होंगे एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इस शब्द के कुछ और मायने निकल के आते हैं। इसी शब्द को अगर आप एक मेल के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो उसके मायने कुछ और है, और इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर एक फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो भैया उसके मायने बिल्कुल ही अलग है। उसी तरीके से जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता एक शब्द है जो ओवर द ईयर्स कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने मायने बदलता रहता है। सेम गोज विद द टर्म कल्चर, किसी के लिए कल्चर कुछ और है, किसी के लिए कल्चर कुछ और है। ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसका आप एक मीनिंग निकाल ही नहीं सकते हो। बहुत सारे रिलेटेड मीनिंग्स इससे आज की डेट में इमर्ज कर चुके हैं एंड ओवर द लॉन्ग हिस्ट्री इवॉल्व किया है इस शब्द ने। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।
जून 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल स्टडीज। जिसने भी कल्चरल स्टडीज को अच्छे से समझा है एंड स्टुअर्ट हॉल को स्पेशली इनकी थ्योरीज को पढ़ा है, उनसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकलने वाला है। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल, विच ऑफ दीज इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडीज as it was practiced at the University of Birmingham in the UK. Now, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है, इन बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी आपसे नहीं पूछा है, बस 4 या 5 स्टेटमेंट्स देकर पूछा है कि कौन सा कल्चरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट बैठता है। लेट्स टेक अ लुक एट ईच ऑफ द स्टेटमेंट सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेल. It sought to strengthen the barrier between the high culture and low culture. If at all you know cultural studies, तो आपको पता है कि cultural studies तो high culture and low culture के बीच का जो barrier है उसको बढ़ावा या strengthen देने की कोशिश नहीं करता है, उसको उल्टा challenge करने की कोशिश करता है। तो point number A automatically आपका हट जाएगा। Point number B, it sought to privilege the study of the text at the cost of context. Cultural studies is all about your social, political and economic context of a particular text. आपका cultural study बिना context के तो काम ही नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपका statement बोल रहा है कि text को ज़्यादा privilege किया जाता है at the cost of context। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। अगर ये न्यू क्रिटिसिज्म थोड़ा सा होता कि न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉन्टेक्स्ट को नहीं, तो हम लोग इसको सही मानते, तो ये वाला आपका ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी, इट कुड अकोमोडेट द स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कल्चरल स्टडीज एंड बेसिकली जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर्स एंड राइटर्स इसके अंदर आते हैं, वो आपके वर्किंग क्लास सोसाइटी एंड ऑर्डिनरी पीपल के बारे में एंड द मासेस के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, रादर देन टॉकिंग अबाउट द हाई इलाइट क्लासेस। तो आपका पॉइंट नंबर सी बिल्कुल सही है। इट सॉट टू प्रमोट रीडिंग्स बेस्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही कि इसके अंदर आपको सोसाइटल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, विच इज करेक्ट। पॉइंट नंबर ई, इट वॉज एसेंशियली ए पॉलिटिकल। जल्दबाजी में इसको क्लिक मत कर लेना, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब विच इज कंप्लीटली पॉलिटिकल, जो कि बात सही है कि आपका कल्चरल स्टडीज आपको सोसाइटल एंड पॉलिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करता है। ए पॉलिटिकल हो गया कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स जाता ही नहीं है, जो कि गलत ऑप्शन है, एंड हेंस आपके आंसर बन जाएंगे करेक्ट, विच इज सी एंड डी। एंड आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कल्चरल स्टडीज की बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। December 2023 में you have been asked a straightforward question कि who among the following is not associated with cultural imperialism। अब ये क्वेश्चन बनना उसी से है जिसको कल्चरल इंपीरियलिज्म का एक्चुअल में मतलब पता है। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर एक पावरफुल कल्चर एक्सप्लिसिटली फोर्स के साथ डोमिनेट करता है एक लेस पावरफुल सोसाइटी या फिर लेस पावरफुल कल्चर को। ये उनकी आइडेंटिटीज़ को, उनके मैनरिज्म्स को, उनके लैंग्वेज को, उनके बिहेवियर को, उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से डाउन प्ले करता है, अपने आप को महान बताता है और अपने कल्चर को ज़बरदस्ती फॉलो करवाने में बिलीव करता है। भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, हमारी लोकल लैंग्वेज, हमारे लोकल रिचुअल्स, हमारी लोकल बिलीफ सेट को पूरी तरीके से उन लोगों ने इन्फीरियर बताया और अपने आप को सुपीरियर बताते हुए अपना कल्चर हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की। तो ये जो टर्म है इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारे जॉनथन डॉलिमोर एंड एलन सिनफील्ड, एंड रेमंड विलियम्स इज दैट पर्सन जिन्होंने कल्चरल स्टडीज़ के अंदर इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है एंड अपने कल्चरल मटीरियलिज्म के टॉपिक के अंदर ही सीज एंड एक्सप्लोर्स कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर ये कल्चर और पॉलिटिक्स काम करता है इन द नेम ऑफ पावर। स्टैनली फिश इज दैट पर्सन जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर आते हैं एंड इनका दूर दूर से कहीं से भी नाता नहीं है कल्चरल इंपीरियलिज्म का। तो पॉइंट नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। June 2024 में you again see a match the following question which is quite common from cultural studies because ऐसे टाइप के questions आपके cultural studies से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। You can see the list of authors where you have to match their text. We see Richard Hogarth who is very famous for his work The Uses of Literacy, जहाँ पर ये बात करते हैं about the role of mass media and popular culture over the masses। तो ये इनका एक बहुत ही important work है जो आपको याद रखना चाहिए। Then अभी we will see point number C
रेमंड विलियम्स, जो अगेन बहुत ही फेमस कंट्रीब्यूटर हैं ऑफ कल्चरल स्टडीज, इनका ये फेमस वर्क है द लॉन्ग रेवोल्यूशन, जो कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है। देन वी हैव ईपी थॉम्सन। अब ये एक ऐसे राइटर हैं इन कल्चरल स्टडीज जिनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है, आपने अगर ये रट लिया तो आप इससे रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हो, विच इज योर मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर आपकी जो वर्किंग क्लास है उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था एंड क्या क्या चीजों का उनको फेस करना पड़ा था, हाउ देयर मेंटलिटी वर बीइंग शेप्ड बाय दीज पॉलिटिक्स एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में ये बात करते हैं। नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हो सकता है कि आपको रिचर्ड होगार्ट के बारे में पता हो, विलियम के बारे में पता हो, थॉमसन के बारे में पता हो, एंड ये जो फोर्थ राइटर हैं आशीष नंदी, उनके बारे में आपको नहीं पता हो। तो ऐसे में आपको एग्जाम में परेशान नहीं हो जाना है कि यार इसका क्या होगा। आप बाकी जो आने वाले राइटर्स हैं उनको मैच करोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका अपने आप ही क्लिक कर जाएगा। आशीष नंदी का ये जो वर्क है विच इज सीक्रेट पॉलिटिक्स ऑफ आवर डिजायर, बहुत ही ब्यूटिफुल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क है, जहां पर ये बात करते हैं कि हमारी जो डिजायर्स होती हैं आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी और द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, या फिर हमारी सोसाइटी एंड हमारी पॉलिटिक्स ही हमारे अंदर कुछ इच्छाओं को पैदा करती है जिसकी वजह से हम एक कंजम्पशन लूप में फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्क है। आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। आई होप आपको सभी वर्क्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल स्टडीज विच सेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडीज एज इट इमर्ज्ड एज अ प्रोटो डिसिप्लिन इन 1960s वाज प्रीडोमिनेंटली द एक्सप्लोरेशन ऑफ। आपका कल्चरल स्टडीज एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड सबसे ज्यादा कौन से कल्चर को पढ़ने में या फिर किस पे सबसे ज्यादा इसकी थ्योरीज बनी हुई है? योर आंसर इज पॉपुलर कल्चर। इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है जानने में दैट द पीपल, दैट द कॉमन पीपल कौन सी मीडिया ये देखना पसंद करते हैं, क्यों ये मीडिया ये देखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ये देखना या कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्यों यही वाला प्रोडक्ट वो लोग कंज्यूम करते हैं, कौन से सीरियल देखते हैं, कौन सी मूवीज देखते हैं। मतलब कि जो कुछ भी बहुत लोकप्रिय है, कौन सा टिकटॉक रील चल रही है, कौन सी रील वायरल हो गई, कौन सा गाना सबसे ज्यादा फेमस है, एनीथिंग जो आपकी पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है, उस कल्चर के पीछे का क्या रीजन होता है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके कल्चरल स्टडीज के बंदे, जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा कि ये पढ़ाई करते हैं पॉपुलर कल्चर की। हालांकि ये लोग बहुत सारे कल्चर की पढ़ाई करते हैं, लेकिन पॉपुलर कल्चर इज द मेन कल्चर जिसके थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के बारे में कि ये सोसाइटी किस तरीके से काम करती है एंड क्यों हमें ये चीज पसंद है जो हमें चीजें पसंद है। सो दिस इज द आंसर। अगस्त 2024 में आपसे एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द वर्क्स ऑफ रेमंड विलियम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि व्हाट टीएस इलियट इज टू आवर ब्रिटिश लिटरेचर, सिमिलरली रेमंड विलियम्स वो इंसान है टू योर कल्चरल स्टडीज। मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप इनके वर्क्स को अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। इग्नोर मत मारना इनकी क्रोनोलॉजी, इनकी डेट, इनके वर्क्स, इनके टर्म्स को, क्योंकि आपके हर एग्जाम में आपको रेमंड विलियम्स से क्वेश्चंस देखना बिल्कुल गारंटीड है। यहाँ पे सभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स, कल्चर एंड सोसाइटी, लॉन्ग रेवोल्यूशन, द कंट्री एंड द सिटी एंड मॉडर्न ट्रेजेडी। योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 2। ये डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है, प्लीज इनकी डेट्स को आप रट लीजिए बिकॉज ये सभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एंड आप लोग इनके वर्क कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, कीवर्ड्स, इन 3 वर्क्स को तो आप डिटेल में जाके जरूर से पढ़िएगा। June 2023 में you have been asked this match the following question. I personally find these types of questions very easy. इनसे मार्क्स पक्का मिल जाते हैं बिकॉज ज़्यादातर आपको मेजर राइटर्स दिए जाएंगे एंड उनके मेजर आइडियाज़ दिए जाते हैं जो सभी को पता होते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी का जो फेमस टर्म है हेजमनी, ये उनका वन ऑफ द वेरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टर्म्स है विच आई टोटली अग्री विथ कि हाउ अ पावरफुल सोसाइटी और अ डोमिनेंट सोसाइटी rules over a less dominant society or less dominant minds, not by forcing their power but ruling by consent। वो आपके दिमाग में ऐसी आइडियोलॉजीज फिट कर देते हैं, they completely make you comply to their own rules and means कि आप
अग्री कर जाते हो उनके वेज ऑफ लिविंग से, इसको हम लोग हेजेमनी बोलते हैं। पियरे बोर्डियू का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सोशल मोबिलिटी, आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट जस्ट द इकोनॉमिक कैपिटल कि आपके पास पैसा होगा, पावर होगा, तभी आप ऊपर जा सकते हो। योर हैबिट्स, योर क्रेडेंशियल्स, योर मैनरिज्म्स, आपके स्किल्स आपकी सोशल मोबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट बोलता है। देन वी हैव डिक हेब्डीज, जो कि एसोसिएटेड है विद सब कल्चर, जो कि बताते हैं स्पेसिफिकली अबाउट योर पंक कल्चर एंड कैसे आपके डोमिनेंट कल्चर का पार्ट नहीं बनते हैं ये सब कल्चर वाले पीपल, एंड दे सॉर्ट ऑफ हैव अ रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दिस डोमिनेंट कल्चर। देन वी हैव रेमंड विलियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिन्होंने अपने कल्चर के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि उन्होंने बताया है कि कल्चर इज़ एन ऑर्डिनरी वे ऑफ लाइफ, अ लिव्ड एक्सपीरियंस, एंड इससे हमारे पॉपुलर कल्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा पॉइंट नंबर सेकंड। आई होप इस क्वेश्चन से आपको बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। December 2023 में you have been asked a chronology based question from a single writer, which is arrange the chronological sequence in which of the following works of Richard Hogarth were published. Now Richard Hogarth एक बहुत ही important writer है when it comes to cultural studies, and when you study him आपको इनके मेजर प्लस माइनर वर्क्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके सभी वर्क्स को लिखा गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 4। लेट मी टेल यू कि इनकी पब्लिशिंग डेट कहाँ कहाँ एंड कब कब आती है। द फर्स्ट वर्क एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड वर्क इज द यूजेस ऑफ लिटरेसी, 1957 में ये पब्लिश होता है। अगर आपने इसकी डेट लर्न कर ली तो यू आर अगेन एंड अगेन गोइंग टू सी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वर्क की वजह से बन जाते हैं, क्योंकि यूजेस ऑफ लिटरेसी इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। वी हैव हायर एजुकेशन डिमांड एंड रिस्पॉन्स, वी हैव अ लोकल habitation 1988, a sort of clowning 1990 and imagine life 1992, जिसकी वजह से आपका ये chronology बन जाती है। Now it is quite difficult for a student कि वो सभी राइटर्स की chronology को लर्न करे, पर रिचर्ड होगार्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इनके सभी मेजर एंड माइनर वर्क्स को एक बार अगर रट लेते हैं तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से क्रैक हो जाएंगे। मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे कल्चरल स्टडीज के सेक्शन से एक बड़ा ही इजी एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है, सो मेक श्योर कि आप इसको यहीं पर लर्न कर लें। What does the abbreviated CCS stand for in the context of cultural studies? तो आपका आंसर है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, जो बर्मिंघम में 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय रिचर्ड होगार्थ, जिसके अंदर ये लोग पढ़ाई करते थे कल्चर की एंड मीडिया के बारे में पढ़ाई करते थे। देन सोसाइटी में एंड आपके जो समाज में इनइक्वालिटीज हैं जो मीडिया की वजह से या कंज्यूम करने की वजह से चल रही हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये लोग पढ़ाई करते थे। एंड दिस सेंटर बिकेम वेरी फेमस, जो आगे जाके आपके स्टुअर्ट हॉल जिसके डायरेक्टर बन जाते हैं। देन ये आपकी जो पूरी स्टडी है वो दुनिया में फेमस होने लगती है, एंड देयर आर सो मेनी थ्योरिस्ट जो पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर एंड इस कल्चरल स्टडीज के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं एंड आपकी कल्चरल स्टडीज के राइटर्स बन जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इसका एब्रिविएशन है उसको अच्छी तरीके से रट लेना, बिकॉज एक बार आप रट लोगे एंड अगर ये आंसर आपका क्वेश्चन फिर से आ गया तो आपके तुरंत आंसर बन जाने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2023 का ये क्वेश्चन आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रेमंड विलियम्स। ये बड़े ही मेजर राइटर हैं आपके कल्चरल स्टडीज के, इनसे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी, डेट, सीक्वेंस, मैच द फॉलोइंग बड़े आपसे पूछी जाती है। तो कीवर्ड्स इनका वर्क है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कल्चर एंड सोसाइटी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एंड कंट्री एंड द सिटी इनका वर्क है। वेयर इज कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, बल ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये कल्चरल स्टडी को बिलोंग करते हैं। ये वर्क है हमारे एडवर्ड साइड का, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बहुत बड़े ये दिग्गज हैं, एंड ही टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पायर एंड द कल्चर, द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट। तो कल्चर एंड इंपीरियलिज्म एडवर्ड साइड को बिलोंग करेगा, बाकी तीनों वर्क्स आपके रेमंड विलियम्स को बिलोंग करेंगे।
दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन जो आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे अगर आप कल्चरल स्टडीज को अच्छे से समझते हैं. विच ऑफ दीज आर जनरली टेकन टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडीज? पॉइंट नंबर ए, इट इज पॉलिटिकली एंगेज्ड. पॉइंट नंबर ए तो तुरंत ही आपका करेक्ट बैठ जाता है बिकॉज कल्चरल स्टडीज इज अ फील्ड जो कि पॉलिटिकली इंगेज्ड है. पॉलिटिकली इंगेज होने का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स आ गई इसके अंदर. आपकी सोसाइटी में पावर कैसे काम करता है, कौन एक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट को ओन करता है एंड कौन उसको कंज्यूम करता है. क्यों ऐसा है कि हमें अमीर इतने महंगे महंगे फोन बेचकर चले जाते हैं एंड हम लोग एक कंजम्पशन साइकिल एंड एक कंजम्पशन लूप में पड़े रहते हैं. इन सभी चीजों के बारे में आपका कल्चरल स्टडीज जानने की कोशिश करता है कि वो कौन लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकली पावरफुल हैं एंड वो क्यों पावरफुल हैं अपने ही प्रोडक्ट गरीबों को बेच के. सो इसकी एक स्टडी आपका कल्चरल स्टडीज करता है. पॉइंट नंबर बी, इट प्रिविलेजेस टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट. ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कल्चरल स्टडीज ज्यादा इंटरेस्टेड है कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो आपका टेक्स्ट है या ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी क्या कंडीशंस रही हैं. तो कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा. पॉइंट नंबर सी कहता है इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. फॉर्मलिज्म हमारी एक लिटरेरी थ्योरी के अंदर आने वाली एक ऐसी थ्योरी है जो लिटरेरी डिवाइसेस एंड उसके फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है. इसका कल्चरल स्टडीज एंड सोसाइटी के अंदर आने वाले कल्चर या पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा. पॉइंट नंबर डी, इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट. ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि आप जब कल्चरल स्टडीज को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस तरीके से कंज्यूम किया गया, क्यों ये सर्कल आपकी चलती चली जाती है एंड क्यों गरीब लोग अमीरों के ही जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स को उनकी ही एड्स को देखकर, जो ग्लॉसी एड्स होती हैं उनको देखकर हम लोग जाकर खरीद लेते हैं. तो ये जो पूरा सर्कल है उसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट या प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कल्चरल स्टडीज के स्कॉलर. तो क्लियरली हमें आंसर मिल गया ए एंड डी, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा पॉइंट नंबर 3. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. August 2024 में you have been asked this question which says, in Long Revolution, Raymond Williams conducted a long-range study of 350 canonical writers drawn from the Oxford Introduction to English Literature for the period of. Your correct answer is 1470 up till 1920. Let me give you a context. Long Revolution हमारे रेमंड विलियम्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके अंदर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर एज अ डिसिप्लिन और अ सब्जेक्ट प्लस द सोसाइटी के एवोल्यूशन को ट्रेस किया हुआ है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर रेनेसां अप टिल द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एरा. ये बड़ा ही लंबा समय होता है टू ट्रेस अ सोसाइटी, टू ट्रेस इट्स कल्चर, टू ट्रेस अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन की ये जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग इतना मेहनत करके जद्दोजहद करके पढ़ते हैं उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इसने ओवर द टाइम चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं एंड चीज़ें बदली हैं लिटरेचर के अंदर. 350 कैनोनिकल राइटर्स का ट्रेडिशन इन्होंने पढ़ने की कोशिश की है एंड उसी के थ्रू इन्होंने सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में भी जानने की कोशिश की है. तो आपको ये टाइम स्पैन याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट वर्क याद रखना है. ये वर्क पब्लिश हुआ था 1961 में. कभी भी आपसे क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस. दिसंबर 2021 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही मजा आ जाएगी. Which of these questions would cultural studies be most interested in asking? अगर आपने कल्चरल स्टडीज को पढ़ा है तो कल्चरल स्टडीज कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है. पॉइंट नंबर ए है हु डिसाइड्स व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड. कौन डिसाइड करता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट निकलना है, कौन सा फोन निकलना है, इस बार फोन में कौन सा नया फीचर डालना है एंड इस फीचर को डालने से क्या हमारी खूब सेल होगी या नहीं. तो ये ऑप्शन ये लोग जरूर से जानना चाहते हैं क्योंकि इससे आपकी पॉलिटिक्स एंड पावर कंट्रोल में आती है एंड आप इसको जानना चाहोगे अगर आप कल्चरल स्टडीज के स्कॉलर हो. तो ये पॉइंट सही है. पॉइंट नंबर बी,
हु कैन अफोर्ड द आर्टिफैक्ट, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैं एप्पल कंपनी का एग्जांपल लूंगी, तो वो ये देखते हैं ना कि हम लोग ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सबसे पहले तो जब पुराने जमाने में आता था वो सिर्फ अमीरों का फोन हुआ करता था, लेकिन अब उस ब्रांड का ऐसा नाम हो गया है कि लोग अपनी किडनी निकाल के भी एप्पल के आईफोन को खरीदने जाते हैं। तो ये कंपनी तय करती है कि हमें कितना प्राइस रखना है, कितने लोग पागल हैं हमारे प्रोडक्ट के पीछे, एंड उसका क्या प्राइस रखा जाए कि सब लोग उसको खरीद लें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, ये कौन सी जेंट्री को बिलोंग करता है हमारा प्रोडक्ट, ये भी ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। पॉइंट नंबर सी, हाउ इज द आर्टिफैक्ट मार्केटेड। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी प्रोडक्ट निकला जो कि 1.5 लाख का फोन है, आप किस तरीके से उसको मार्केट करते हो अब इस सोसाइटी में कि लोग बिल्कुल पागल हो जाए, उसको उनको फोमो होने लगे कि अगर ये फोन मेरे पास नहीं आया तो यार मेरी जिंदगी तो तबाह है, मुझे ये फोन समहाउ लेना ही चाहिए। तो बच्चे जाके अपने घर पे बवाल काट देते हैं कि भैया आईफोन दिलाओ, आईफोन दिलाओ। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये एग्जांपल्स अटैच कर सकते हो, एंड इसी से हम लोग को अपना आंसर मिल जाता है ए, बी एंड सी, विच इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर डी भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे। What is the register of speech in the artifact? जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो कौन से रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। अब सोचने में तो आपको ये लग सकता है कि मैम ये भी सही बैठेगा कि कौन सी वो एड्स वगैरह में वर्डिंग्स बोल रहे हैं, उसको भी तो जानने में कल्चरल स्टडीज इंटरेस्टेड होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा लिंग्विस्टिक टर्म आ गया। अगर ये लोग थोड़े से कैची लाइन्स एंड मार्केट करने के लिए कौन से शब्दों का यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते तो ये सही बैठता, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लिंग्विस्टिक्स में चला गया, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्स एंड स्पीच के रजिस्टर्स तो नहीं जानना चाहते हैं, टेक्निकल टर्म्स हम लोग नहीं जानना चाहेंगे या कल्चरल स्टडीज नहीं जानना चाहेगा। तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके करेक्ट ए, बी एंड सी। एंड आई होप इस क्वेश्चन से आपको कल्चरल स्टडीज के बारे में काफी जानकारी भी समझ में आई होगी। जून 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पर लिस्ट 1 में यू हैव बीन गिवन द लिस्ट ऑफ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स, एंड इनको आपको रिस्पेक्टिवली मैच करना है विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स और द वंस हु हैव इन्वेंटेड देम। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्टिविज्म, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है। इट वाज एसोसिएटेड विद विलियम कार्लोस विलियम्स, जहां पर he talked about the poetic principles जो कि clear, precise and direct language के ऊपर based थी। Then we have pathetic fallacy which is a literary device, बड़ा ही famous है। This is associated with John Ruskin। इस particular literary device में हम लोग human emotions को attribute करते हैं to inanimate objects। तो आई होप आप लोग ने इसको कई बार देखा होगा। स्प्रंग रिदम इज अ रिदम टेक्निक विच वॉज इन्वेंटेड बाय हमारे जेराल्ड मैनली हॉकिंस। अपनी कई सारी पोइट्रीज में इन्होंने स्प्रंग रिदम का इस्तेमाल किया है। एंड लास्टली वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गिवन बाय रेमंड विलियम्स विच टॉक्स अबाउट द शेयर्ड फीलिंग of a particular culture or a society at a particular point of time। तो पॉइंट नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिसंबर 2019 में पूछा गया है कल्चरल स्टडीज से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ए जो बोल रहा है उसका ही उल्टा बी बोल रहा है, एंड इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, आप लोग उसको तुरंत बना लेंगे। असर्शन हमसे कहता है कि कल्चरल स्टडीज इज सिंपली द स्टडी ऑफ कल्चर एज अ डिस्क्रीट एंटिटी डाइवर्स्ड फ्रॉम इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो भाई आप लोग बहुत ही एक ही बार में समझ गए होंगे कि नहीं यार, कल्चरल स्टडीज तो बात ही पढ़ाई ही करता है सोसाइटी में चल रही इनइक्वालिटीज के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स की वो स्टडी करता है कि भाई मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, हाई कल्चर एंड सब कल्चर किस तरीके से हमारी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो आपके अमीर लोग हैं वो इस सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन है वो कल्चरल स्टडीज से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकता है। तो पॉइंट नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो रीजन इन्होंने ठीक इसका उल्टा दिया है जो करेक्ट बैठ जाएगा। Cultural studies aim to understand culture in all its complex form and to analyze social and political context
within which it manifests itself. जो बात ऊपर इन्होंने गलत बोली उसको नीचे खुद ही करेक्ट कर दिया है. That means कि हमारा A is false and R is true, क्योंकि कल्चरल स्टडी को आप कभी भी उसकी सोसाइटी एंड उसके कल्चर एंड उसकी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हो. उसका सब्जेक्ट मैटर ही है सोसाइटी की पढ़ाई करना, एंड इसमें जितने भी पावर डायनामिक्स एंड पॉलिटिक डायनामिक्स चल रही है उसकी स्टडी करना. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जून 2023 में आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है. आई एम श्योर हर एक बच्चा इसका आंसर निकाल लेगा. Who among the following with Richard Hogarth and Stuart Hall was one of the founding figures of the school of thought known as British Cultural Studies? British Cultural Studies से associated है आपका Contemporary Center for Cultural Studies, जो कि 1964 में जन्म लेता है with the efforts of Richard Hogarth. आगे इसको लेकर जाते हैं स्टुअर्ट हॉल. इन दोनों के साथ हमारा तीसरा पिलर है रेमंड विलियम्स. देखो भाई, शुरुआत की आपके रिचर्ड होगार्ट ने, देन आगे इस लेगेसी को लेकर गए हमारे स्टुअर्ट हॉल, लेकिन रेमंड विलियम्स वो थर्ड पिलर है एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं हमारे कल्चरल स्टडीज़ के, क्योंकि इनकी जो क्रिटिकल थ्योरीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है कल्चरल स्टडीज़ के बारे में लोगों को मतलब इस टॉपिक के बारे में जानने में. एंड इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है कल्चरल स्टडीज़ को, इनके कई सारे टर्म्स की कल्चर इज़ ऑर्डनरी, कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ, कल्चरल मटीरियलिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, एंड न जाने कितने सारे इनके जो वर्क्स है, द लॉन्ग हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी, वो सभी कल्चरल स्टडीज़ को एक फाउंडेशन इसकी जो है वो सॉलिडिफाई करने में आपके रेमंड विलियम्स ने हेल्प की है. तो इन तीन पिलर्स को आपको याद रखना है, रिचर्ड होगार्थ, स्टुअर्ट हॉल एंड रेमंड विलियम्स. ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कल्चरल स्टडीज का. मेक श्योर यू डू नॉट मिस इट. June 2023 में you see this question that has been asked from cultural studies, which says the cultural theorist Stuart Hall has written the following. Now Stuart Hall आपके cultural studies के एक founding fathers माने जाते हैं, जिनको आपके लिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनके वर्क्स आपसे पूछे गए हैं and your answer is A and B. Encoding and decoding model is extremely important structure or the model that he has given, जो कि बात करता है कि हमारे मीडिया के अंदर कैसे किसी भी मैसेज को इनकोड किया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, एंड हाउ योर ऑडियंस डिकोड्स अ पर्टिकुलर मैसेज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दूसरा इनका वर्क है द रीडिस्कवरी ऑफ आइडियोलॉजी, रिटर्न ऑफ द रिप्रेस्ड इन मीडिया, कल्चर एंड कम्युनिकेशन स्टडीज. इसका जो टाइटल है काफी बड़ा है, लेकिन जो वर्क है एंड जो थीम है इस वर्क का वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर किस तरीके से मीडिया आपकी आइडियोलॉजी को फॉर्म एंड शेप करता है उसके बारे में बात की गई है. स्टुअर्ट हॉल के और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको डिटेल से पता होने चाहिए. इन दोनों को आपको याद करके अपने नोट्स में जरूर से ऐड कर लेना चाहिए. March 2023 में you have been asked a question. Identify the work which has not been authored by famous cultural critic Raymond Williams. Now through this question I want to give you a message कि Raymond Williams बहुत ही important writer हैं. इनकी chronology, इनकी dates, इनके critical terms आपसे कई बार एग्जाम में repeated पूछे जाते हैं, तो make sure आप इनको prepare करें. आंसर इसका क्या होगा कि द कंट्री एंड द सिटी इनका वर्क है, कल्चर एंड सोसाइटी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मॉडर्न ट्रेजेडी भी इनको बिलोंग करता है, बट दिस पर्टिकुलर वर्क डज नॉट बिलोंग्स टू हिम. उल्टा ये वर्क बिलोंग करता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल थ्योरिस्ट E.P. थॉम्पसन को, जो कि 18th एंड 19th सेंचुरी के दौरान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूम हुआ था उस टाइम पे कैसे आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लास बनी ही कैसे थी कि इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, इट गेव राइज टू योर टू क्लासेस और टू कल्चर्स, जहां पर डोमिनेंट एंड बोर्जुआ सोसाइटी बन गई है. देन वी हैव ऑफ कोर्स द प्रोलेटेरिएट एंड द वर्किंग क्लास सोसाइटी. तो कैसे इंग्लिश वर्किंग क्लास सोसाइटी केम इनटू बीइंग, उसके फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी हुई है. March 2023 में you have been asked a very good question which goes, according to Stuart Hall, the concept of dash played a seminal role in cultural studies. Stuart Hall is a very important
पर्सन और अ थ्योरिस्ट अंडर कल्चरल स्टडीज एंड उन्होंने बात की है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी. नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि हेजेमनी ओरिजिनली आपके स्टुअर्ट हॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके इटालियन मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्स्की का कॉन्सेप्ट है जो कहता है अबाउट रूल ऑफ कंसेंट या रूल बाय कंसेंट यू कुड से. मतलब कि एक होता है कि कोई आपके ऊपर डंडा मार के रूल कर रहा है और आपको उसकी बात माननी पड़ती है, पर हमारी सोसाइटी में अब एक अलग ही तरीके से हमारे ऊपर रूल किया जा रहा है वेयर द डोमिनेंट सेक्शन इज रूलिंग ओवर द सबऑर्डिनेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. उनके दिमाग में एक ऐसी आइडियोलॉजी को जन्म करके जो उनको एक कंजम्पशन लूप के अंदर डाल देता है एंड हम लोग अपने आप ही अपने आप से नाखुश फील करके उनके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगते हैं, जिससे वो हमारे ऊपर आ जाते हैं एंड हम लोग उनके नीचे आ जाते हैं एंड वो हमारे ऊपर हमारी मर्जी के ही अकॉर्डिंग हमारे ऊपर रूल करने लगते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज सो इंटरेस्टिंग जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे कि पहले हमारे मन में ये फीलिंग डाली जाती है कि अरे हम लोग ने तो एप्पल का अगर फोन नहीं लिया तो हमसे नाखुश कोई है ही नहीं. पहले हम लोग अपने आप को कम समझने लगते हैं, फिर हम लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं उनके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स एंड फिर वो अपना जो 1.5 लाख का प्रोडक्ट खिसका के हमें दे देते हैं, हम लोग उसको लेकर खुश हो जाते हैं बाय गिविंग अस आवर हार्ड अर्न मनी 1.5 लाख का, जो इतने सारे लोग देखकर उनको अपने ऊपर बैठा देते हैं क्योंकि वो आपका पैसा लेके डोमिनेंट ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज रूल बाय कॉन्सेंट, जो आपके स्टुअर्ट हॉल ने एंटोनियो ग्राम्स्की से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपनी मीडिया थ्योरी में बताने की कोशिश की है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. August 2024 में you have been asked this match the following question which is quite a common question from cultural studies as well as literary theories, जहां पर आपके respective writers से उनके works को match करने के लिए आपसे questions पूछे जाते हैं. Here we can see Raymond Williams who is a major contributor when it comes to cultural studies. इनके 2 major works Culture and Society and that Long Revolution आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है. यहाँ पे इनका जो आंसर मैच करेगा वो है Preface to Film, जो कि indeed ये इनके ऑथर रहे हैं विद अलॉन्ग विद अनदर को राइटर जो कि है मिशेल ओरोम. उन्होंने इन पर्टिकुलर प्रीफेस टू फिल्म के अंदर फिल्म्स के बारे में बात की है, हाउ दे इन्फ्लुएंस आवर कल्चर एंड द मेंटलिटी ऑफ कॉमन मासेस. देन वी हैव हर्बर्ट मार्क्यूस जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं. इनका ये फेमस वर्क है वन डायमेंशनल मैन, जो बात करता है आपके कल्चरल स्टडीज के अंदर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड कंफॉर्मिटी वो किस तरीके से आपके मासेस के ऊपर डालते हैं उसके बारे में ये बात करते हैं. देन वी हैव फ्रेडरिक जेम्सन द फेमस पोस्ट मॉडर्न राइटर. इनका ये फेमस वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, जिसके अंदर ये इवेल्युएट करते हैं द इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ लेट कैपिटलिज्म ओवर द मासेस. लास्टली वी हैव रिचर्ड होगार्ड जो अपने फेमस वर्क द यूजेस ऑफ लिटरेसी में अगेन मासेस के बारे में उनको रीवैल्यू करते हैं एंड उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3. आपको इन सभी वर्क्स के बारे में डिटेल में पता होने चाहिए. आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. December 2021 में you have been asked a very important question which says which of these are true of Raymond Williams Culture and Society. ये Raymond Williams का सबसे important work है. Almost every literature exam में you are going to see this particular work, तो make sure आप इसकी date याद रखें. इस work के अंदर आपके Raymond Williams clearly बताते हैं कि culture is ordinary. It is a lived experience and an everyday way of life. And saying this, he says कि कल्चर को कहीं से भी आप एलिटिस्ट कल्चर से या फिर हाई कल्चर से कंपेयर ना करें. ये हर इंसान के रोज़मर्रा के जीवन का जो पार्ट है उसे ही हम कल्चर कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 जब कहता है कि इट क्रिटिक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू बैठ जाता है. ऑप्शन नंबर बी, इट ओवरलुक्स द आइडिया ऑफ हाई कल्चर. अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 कंट्रास्टिंग लाइंस दी हुई हैं. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ट्रू कि रेमंड विलियम्स वॉज ऑफ अ हाई critique when it came to your high culture or the elitist culture. Then C, it defines culture as a way of life. तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ट्रू बैठेगा बिकॉज रेमंड विलियम्स बिलीव्ड कि एवरीडे लाइफ का जो पार्ट होता है उसी को हम कल्चर कहते हैं. इट इक्वेट्स कल्चर विद साइंस, ये वाला ऑप्शन अगेन गलत हो जाएगा. ए एंड सी हमारे करेक्ट ऑप्शंस बन जाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर. In October 2020, you have been asked this very good question which says, which of the following groups of words correctly states the stages of communication
as envisioned by Stuart Hall in his essay Encoding and Decoding. Now you all must be aware कि Stuart Hall encoding and decoding model के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और फॉर इस रिसेप्शन थ्योरी जो बात करती है कि किस तरीके से मीडिया में जो मैसेज होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3, जो आपको बताएगा कि सबसे पहले आपके जो मैसेजेस होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट मीन्स सबसे पहले उनकी इनकोडिंग होती है, देन वो सर्कुलेट होते हैं टू डिफरेंट चैनल्स और द मीडियम्स, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन द ऑडियंसेस कि कौन किसको किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन उसको कंज्यूम करती है आपकी ऑडियंस, लास्टली में उसको अपने दिमाग इन कैपेबिलिटीज एंड सोशल एंड पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस करके दुनिया को दिखाती है. सो दिस इज एन एंटायर मॉडल जो आपको याद रखना है. इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, इसको इसी फॉर्मेट में आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जून 2019 का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच सेज व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल मटीरियलिज्म. ये इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन्होंने कॉइन आउट किया है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हमारा जो कल्चर है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटीरियल कंडीशंस ऑफ आवर सोसाइटी. दैट मीन्स कि हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारी मैनरिज्म्स क्या है, हम कौन सी चीज़ों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, वो सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है. दीज आर ऑल मटीरियल जो आपकी इकोनॉमी, आपके इन्वायरमेंट और आपके सोशल स्ट्रक्चर को गवर्न करता है. सो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि द मटीरियल इफेक्ट द कल्चर हैज़ इन वाइडर सोशल लाइफ. हम लोग को लगता है कि सोसाइटी मटेरियल से ऊपर है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ makes you a part of a certain society, and this is what cultural materialism says. October 2022 में you have been asked this very common question जो आजकल UGC नेट में काफी बार पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा राइटर कौन से स्कूल को बिलोंग करता है. कोई बर्मिंघम को बिलोंग करेगा, कोई येल्स की स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से आता है, कैम्ब्रिज क्रिटिक्स पूछे जाते हैं आपसे, ऑक्सफोर्ड से कौन बिलोंग करता है. तो ये जो यूनिवर्सिटी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आजकल काफी पूछे जा रहे हैं. सो प्लीज रिमेंबर कि आप लोग के पास एक प्रॉपर लिस्ट बनी हो. ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि स्टुअर्ट हॉल बिलोंग्स टू डैश स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज को ये बिलोंग करते हैं. 1964 में जो रिचर्ड होगार्ड ने स्टैब्लिश किया था, आगे जाके स्टुअर्ट हॉल बिकम्स वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड आगे जाके ये फादर ऑफ कल्चरल स्टडीज बन जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरीज की वजह से. तो ही बिलोंग्स टू बर्मिंघम स्कूल और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी. एंड बाकी जो मैंने आपको नेम्स बताए उसके भी राइटर्स आपसे पूछे गए हैं. सो प्लीज मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ दैट. So that was a beautiful practice of cultural studies where you saw कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, कैसे टाइप की लैंग्वेज पूछी जाती है, व्हाट आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड द मोस्ट रिपीटेड टर्म्स, जिसके लिए आई होप अब आप रेडी हो चुके हो. डू चेक आउट माई पेड कोर्सेज एज वेल. अगर आपको मुझसे पढ़ना ईजी लगता है एंड ईजी टू कंज्यूम लगता है, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो पेड कोर्सेज भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने में, एंड आप अभी कौन सी स्टैंडिंग पे हो, कौन सा सेक्शन अच्छा प्रिपेयर है, किस पे अभी काम करने की नीड है, वो जज करना चाहते हो, तो PYQ टेस्ट सीरीज आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे. आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे कंप्लीट ईयर हर दिन बच्चों को नोटिफाई किया जाता है विद फ्री PYQ टेस्ट सीरीज, जिसको वो लगाकर कॉन्फिडेंट हो पाते हैं. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर PYQ टेस्ट सीरीज सेक्शन. Up till then, bye and take care.